आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस स्पार्क में। जैसा कि दोस्तों मैंने इस समय आपका एक नया टॉपिक शुरू किया है, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत मैंने इसलिए आपका सिलेक्ट किया है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था कि सर क्या ये लेखपाल के लिए ज़रूरी है या पीसीएस के लिए या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है या एसएससी है, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है वो होता है आधुनिक भारत का। और आधुनिक भारत पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं ये भी जान लें। एक तो आपका क्वेश्चन जो होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं इस टॉपिक से। और दूसरी चीज़, आपके एक साथ दो सब्जेक्ट तैयार होते हैं। यहाँ पर आपका पॉलिटी का भी एक हिस्सा तैयार होता चला जाता है और दूसरी तरफ आपकी हिस्ट्री भी तैयार हो जाती है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़्यादातर लगभग 10 से 12 क्वेश्चन या कहीं कहीं 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लगभग आधुनिक भारत से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको आधुनिक भारत शुरू किया है और मैंने बताया था आपको कि व्यापारिक कंपनियों का आगमन के विषय में। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक चीज़ और अनाउंस करने वाला हूँ मैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लोग टेट, सी टेट, सुपर टेट या लेखपाल की तैयारी करना चाह रहे हैं उन लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो कृपया इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। और अगर उनको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपना सिलेबस आप हम तक सेंड कर दें। क्योंकि देखिए दोस्तों, कई चीज़ें ऐसी हैं, आपकी डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स पे हमें खरा उतरना है और मैं तभी आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाऊंगा जब मेरे पास उसकी एक थीम होगी, तब मैं उस थीम को आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना करें, अपने आप को हमारे साथ जोड़िए ताकि आपकी पढ़ाई का स्तर बना रहे। दूसरी तरफ एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि देखिए दोस्तों, ये जो टाइम होता है, सपने सभी देखते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट होइए। आपके पास जो लगभग इस समय सबको डेटा फ्री मिलता है, जियो का फ़ोन सभी लोग यूज़ कर रहे होंगे, नेटवर्क सबके पास रहता है। तो आप ये जान लें कि जितना समय आप वेस्ट कर रहे हैं अन्यथा या अलग जगहों पर, उन जगहों पर समय देना बंद कर दें। क्योंकि अगर आप वाकई में गंभीर हैं, अपने भविष्य को लेकर के अपने परिवार को समृद्ध बनाना चाहते हैं और अपने जीवन को एक सही आकार प्रदान करना चाहते हैं तो आपको उन सारी चीज़ों से दूर रहना होगा। मैंने मैक्सिमम बच्चों को देखा, टिकटॉक देख रहे हैं साहब। क्या है टिकटॉक? क्या मिलेगा? कुछ आपको इसका आउटपुट मिलने वाला है? उसमें भी तो आपका डाटा खर्च होता है। अगर आप यही 20 से 30 मिनट की वीडियो लगातार देखेंगे, बार बार देखेंगे, कई बार देखेंगे, आपको किसी किताब को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप हर एक एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास करते चले जाएंगे दोस्तों। दूसरी चीज़, सपने सभी देखते हैं, लेकिन सपनों के साथ साथ ज़रूरी है उसमें हकीकत की नींव डाल देना। और वो नींव डालना मैं सिखाऊंगा आपको। मैं अपनी चैनल के माध्यम से आपको 10 बार बता चुका हूं मित्रों कि हम ये जो आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं ये अन्य चैनलों की तरह जो है इसका कोई फीस नहीं लिया जा रहा है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। हम फ्री सेवा आपको उपलब्ध करा रहे हैं और आप इस फ्री सेवा का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाइए। आगे मैं आपको मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलते हैं, यहाँ समय बर्बाद नहीं करते हैं हम। और ध्यान रखिएगा, अपने कीमती समय को आप अच्छे से यूज़ करिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी पुर्तगालियों की, तो फिर से कुछ चीज़ें हम मेमोराइज करेंगे यहाँ पे। पुर्तगाली जब मैं बता रहा था तो पुर्तगालियों के विषय में जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो मैंने बताया था कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय जो व्यक्ति थे वो भी पुर्तगाली थे। और पहला व्यक्ति कौन आता है? वास्को डी गामा, जो भारत में क्या करता है? समुद्री मार्ग की भारत की खोज करता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़, पुर्तगालियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं ज़्यादातर, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों ने पहला काम क्या किया? यहाँ पर हमारे यहाँ तलवार के दम पे व्यापार किया, यानी हथियारों के दम पे व्यापार करने वाले कौन थे? तो वो आपका आंसर होगा पुर्तगालीज थे। दूसरी तरफ यहाँ पर ये भी बताऊंगा मैं कि ये जो पुर्तगाली थे भारतीयों को तंबाकू की खेती करना भी सिखाते हैं। तो तंबाकू की खेती करने कौन सिखाता है भारतीयों को? तो इसका भी आंसर आपका पुर्तगाली होता है। इसके बाद भारत में कुछ नए सिस्टम भी ये लागू करते हैं, जैसे मैंने बताया था कार्ड सिस्टम। ये सिस्टम ऐसा था जिसको हम एक प्रकार के टोल टैक्स बोल सकते हैं। टोल टैक्स सिस्टम भी कौन शुरू करता है भारत में?
यही लोग शुरू करते हैं, पुर्तगालीज ही शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक सवाल और आपका एराइज होता है, पूछता है कि भारत आने वाले पहले व्यक्ति भी पुर्तगाली थे, यानी पहले व्यापारी भी पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जाने वाले लोगों के क्रम में भी पुर्तगाली ही थे। ये 1498 में आते हैं और 1961 में ये भारत से बाहर अंतिम रूप से जाते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये मैंने पुर्तगालियों को आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं डच। मैंने बताया था सेकंड जो भारत में व्यापार करने आए थे वो थे डच लोग आए थे भारत। अब डच कौन थे? डच नीदरलैंड या हॉलैंड के रहने वाले लोग थे, निवासी थे ये लोग। और ये लोग क्या करते हैं, पुर्तगालियों की समृद्धि देखते हैं। जब पुर्तगालियों की समृद्धि देखते हैं तो इनका भी आकर्षण भारत की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि व्यापार से पुर्तगालियों ने जो अपनी संपन्नता बढ़ाई थी उसके बारे में इनको भी पता चला, और ये भी इनका भी जो है नज़र हमारे भारत की तरफ पड़ता है कि हम भारत पर व्यापार करें। और इन्होंने भारत और श्रीलंका की तरफ रुख किया व्यापार का। अब व्यापार का ये लोग अफ्रीका और जावा के माध्यम से भारत आते हैं। कौन से रास्ते से आते हैं? अफ्रीका और जावा। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये लोग कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो अफ्रीका और जावा के रास्ते ये लोग कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। और भारत में व्यापार करने का इनका लक्ष्य सिर्फ इतना था कि हम खुद को भी समृद्धशाली बना लें। ठीक, अब यहां पर मैं बताऊंगा कि ये 1598 में आते हैं भारत। 1598 में भारत आते हैं। जब इनको रास्ते का पता चल जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी का निर्माण करते हैं। व्यापार करना है तो कंपनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था पुर्तगाली भी एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार सारे जितने भी यूरोपीय थे, कंपनी होती है, उसके माध्यम से ये लोग व्यापार करते हैं। तो ये लोग भी एक कंपनी बनाते हैं। 1602 में इनकी एक कंपनी बन के तैयार होती है, ईस्ट इंडिया। इस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और ये कब बनती है? 1602 में बनती है। अब ये आते कब हैं? तो ये लोग 1598 में ये लोग आते हैं। कहाँ से? अफ्रीका और जावा के मार्ग से। अफ्रीका व जावा के मार्ग से आते हैं। 1602 में इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की। अब इस कंपनी के बारे में मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि ये जो कंपनी थी, ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसको संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। यानी संसद ने, यहाँ की जो संसद थी, इसने इसको अनुमोदित किया था। यानी कि हॉलैंड की संसद ने इसको अनुमोदित किया था। अब जब चूंकि सरकारी कंपनी थी और ये पहली सरकारी कंपनी थी, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी सरकारी कंपनी थी। तो आपको बताना है डचों की जो व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ये कंपनी सरकारी कंपनी थी पहली। और इसको यहां की संसद यानी कि हॉलैंड की संसद क्या करती है? पास करती है। अब जब संसद द्वारा ये अनुमोदित होती है, संसद द्वारा जब ये अनुमोदित होती है, तो जाहिर सी बात है इसको कुछ राइट्स भी मिलेंगे। ओके, इसको जब कोई राइट्स मिले होंगे तो वो राइट्स क्या क्या मिले थे, तो ये भी हमें जानना है कि इसको वहाँ की सरकार ने कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड कराए थे। तो एक एक करके हम उन राइट्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहला जो राइट था, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है कि इस समय जो व्यापारी आ रहे थे और व्यापार के मार्ग में क्या हो रहा था, व्यापारी एक दूसरे पे अपनी मोनोपोली बनाना चाह रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि युद्ध होने ही होने हैं। अब संभावी है कि युद्ध होंगे, तो युद्ध होंगे तो युद्धों के लिए हमें नीतियां बनानी होंगी। तो इसको पहला जो राइट मिला डचों को, वो था युद्ध करने का अधिकार। युद्ध करने का अधिकार, तो पहला राइट क्या मिल गया इनको? युद्ध करने का अधिकार। यही इनको दूसरा राइट मिला, शांति स्थापित करने का अधिकार। शांति स्थापित कर सकते थे, स्थापित यानी कि शांति स्थापित करने के लिए भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। तीसरा इनको था सिक्के जारी करने का अधिकार। अपने सिक्के यानी मुद्रा, इनकी खुद की मुद्रा
मुद्रा जारी करने का अधिकार। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये कई बार पूछा जा गया है कि सिक्के जारी करने का राइट्स किस कंपनी को था, तो आप में से मैक्सिमम बच्चे लगाएंगे अंग्रेज। जी नहीं, आपका आंसर होगा डचों को सिक्के जारी करने का अधिकार था। ठीक है, और ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी आपको एक बार याद दिला दूं कि यहां पर जो सिक्के जारी करते हैं भारत में, उस सिक्के का नाम था पैगोडा। क्या नाम था? पैगोडा। पैगोडा नाम का सिक्का ये जारी करते। इसके बाद जब इनको इतने पावर्स मिल गए तो सीधी सी बात है कि इनको अब यहाँ पर किले बंदी करने का भी राइट्स मिलेगा, क्योंकि जब किले होंगे तभी तो हम अपनी ताकत को क्या कर पाएंगे, स्थिर रख पाएंगे। तो इनको किले बनाने का राइट भी मिल गया। किले बनाने का, किले बनाने का राइट। ठीक, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि क्या क्या इनको राइट्स प्रदान किए गए। तो इनको पहला राइट मिला युद्ध करने का, दूसरा राइट मिला शांति स्थापित करने का अधिकार, तीसरा राइट मिला इनको सिक्के या मुद्रा जारी करने का अधिकार, और जो इसके बाद चौथा राइट था किले बंदी करने का अधिकार। और कौन सी मुद्रा ये लोग यहाँ पर जारी करते हैं? पैगोडा नाम की। और इसी क्रम में ये अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी है, जो पहली व्यापारिक कोठी है, ये कहाँ खोलते हैं? ये खोलते हैं 1605 में। 1605 में मुसलीपट्टम। मुसलीपट्टम, कहीं कहीं मछलीपट्टम भी मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1605 में डच अपनी पहली कोठी कहाँ खोलते हैं? मुसलीपट्टम। यानी रिकॉल कर लीजिए, यहाँ पर डचों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खुलती है? मुसलीपट्टम में। वहीं पुर्तगाली अपनी पहली कोठी कहाँ खोलते हैं? कोचीन में। कहाँ खोलते हैं? कोचीन में। इसके बाद धीमे धीमे इनकी शक्ति बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई? आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए, चूंकि इस समय व्यापार मैक्सिमम समुद्री मार्गों से होता था, और इस समय भारत में और भी व्यापारी कंपनी आ चुकी थी। फ्रांसीसी आ गए थे, अंग्रेज आ गए थे, इसके अलावा अभी पुर्तगाली भी यहाँ पर थे जो व्यापार कर रहे थे। तो अब इनको सीधी सी बात है संघर्ष करना पड़ा इन सारी कंपनियों के साथ। अब जब संघर्ष करने लगे तो यहीं पर आपको बता दें कि ये जो डच थे, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। डच जो थे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। शक्तिशाली थे। शक्तिशाली का मतलब आप ये मत समझिएगा कि अंग्रेजों से भी ज़्यादा शक्ति वाले थे ये। यहाँ पर मेरा शक्तिशाली कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि डच शक्तिशाली थे, किंतु नौसेना में, अपनी नाविक शक्ति में सारी कंपनियों से ज़्यादा शक्तिशाली थे। किसमें? नाविक शक्ति में। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि नाविक शक्ति में कौन से लोग या कौन से व्यापारी शक्तिशाली थे या समृद्ध थे, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर डच। डच जो थे नाविक शक्ति में इन सारी कंपनियों से ज़्यादा शक्तिशाली थे, संपन्न थे। और यही वजह है कि सबसे पहले ये 1602 में ये पुर्तगालियों को हरा देते हैं, पुर्तगालियों को हराते हैं। इसके बाद दूसरा मैंने बताया, भारत और श्रीलंका दोनों तरफ ये क्या कर रहे हैं? अपना अधिकार जमा रहे हैं, व्यापार करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो 1602 में ये भारत में पुर्तगालियों को हराते हैं। दूसरा ये 1612 में श्रीलंका से युद्ध में पुर्तगालियों को हराते हैं श्रीलंका में, और श्रीलंका से खदेड़ देते हैं किनको? पुर्तगालियों को। 1612 में पुर्तगालियों को कहाँ से खदेड़ देते हैं? श्रीलंका से खदेड़ देते हैं। अब यहाँ पर मैं बताऊँ, इनकी एक एक करके कई ढेर सारी जगह पे कोठियाँ बनाई गई, व्यापारिक कोठी। मैंने बताया 1605 में कहाँ खोली गई? मुसलीपट्टम में। इसके बाद दूसरी कोठी खोलते हैं ये लोग 1610 में पुलिकट में 1610 में इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी खुलती है। इसके बाद जो तीसरी खुलती है इनकी कोठी वो है 1616 में। 1616 में इनकी जो खुलती है वो खुलती है सूरत में। सूरत में इनकी 1616 में कंपनी खुलती है, वो कोठी खुलती है। तो इनकी पहली खुलती है 1605 मुसलीपट्टम, दूसरी 1610 में
पुलिकट, तीसरी 1616 में सूरत। अब यहां पर यह बात जानना जरूरी है कि ये इतनी ढेर सारी जगहों पर क्यों कोठियां बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ मसालों का व्यापार का लक्ष्य रखा भारत में, बल्कि अन्य चीजों का भी इन्होंने व्यापार किया। जहां जहां से इनको मुनाफा हो रहा था, इन्होंने वो सारी चीजें भारत से क्या की, निर्यात करना शुरू की। तो इसी क्रम में इनकी जो है 1616 में सूरत, करायकाल में भी इनकी कोठी खुलती है। इसके बाद 1653 में पटना में खोली जाती है कासिम बाजार में भी एक कोठी खुलती है। इनकी व्यापारिक कोठियां हैं ये, कासिम बाजार में भी खोली जाती है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो 1653 वाला क्वेश्चन है, ये बिहार आयोग द्वारा बार बार पूछा जाता है। वहाँ के बिहार स्पेशल्स के जो भी एग्जाम होते हैं, और ये कई बार आईएएस में भी पूछा गया है, टेट सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेखपाल में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पटना कासिम बाजार में 1653 में खोली जाती है। इसके बाद बलेश्वर में खोलते हैं, बलेश्वर। फिर उड़ीसा में खोलते हैं, उड़ीसा में भी एक कोठी खुलती है, बलेश्वर, उड़ीसा। ठीक, इसके बाद कोचीन में इनकी एक कोठी खुलती है, और ये कोठी इनकी खुलती है 1663 में, यानी 1663 में कोचीन में भी ये लोग कोठी खोल चुके होते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया कि इन लोगों ने क्या किया, ना सिर्फ मसालों का व्यापार किया, उसके अलावा कई और चीज़ों का भी व्यापार किया, वो आगे बताने वाला हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं जो सीधे तौर पे पूछ लिए जाते हैं कि जो इनकी शक्ति है, शक्ति जो है इनकी कहाँ कहाँ। अब देखिए यहाँ पर मैं बताऊँगा कि पुलिकट कहाँ गया, पुलिकट में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पुलिकट में जो इन्होंने खोली थी 1610 में, पुलिकट में जो इन्होंने कोठी खोली उसको क्या बोला गया, गैलरिया का किला। क्या बोला गया, गैलरिया का किला। उसको हम गैलरिया किला के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पुलिकट में जो इन्होंने कोठी खोली थी, वो इन्होंने कहाँ से, किस नाम से जानती है, उसको हम जानते हैं गैलरिया किले के नाम से। अब चिनसुरा यानी बंगाल, चिनसुरा बंगाल में जो इनकी कोठी खोली गई 1653 में, इस कोठी को किस नाम से जानते हैं, इस कोठी को चिनसुरा के हम जानते हैं गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से, गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। अब दूसरी चीज, इन्होंने जो व्यापार किया वो कैसे किया। इन्होंने जो कोरोमंडल का तट था, कोरोमंडल तट से इन्होंने किसका व्यापार किया, सूती वस्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट, सूती वस्त्र का क्या किया, इन्होंने व्यापार किया। और दूसरा जो भारत का तट था मालाबार, यहां से इन्होंने मसालों का व्यापार किया, मसालों का व्यापार। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मसालों का व्यापार कहाँ से किया या सूती वस्त्र का व्यापार कहाँ से किया, तो कोरोमंडल। इसको याद करने का ट्रिक है, मसाला यानी मालाबार, मा तो आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक है, कोरोमंडल यानी कपड़ा, कोरोमंडल का कपड़ा से कोरोमंडल हो गया, मालाबार से मसाले हो गए। बहुत आसान ट्रिक है। बिल्कुल मैं आपको बार बार बताता हूं कि हिस्ट्री पढ़ने में बिल्कुल भी आप लोड ना लें, क्योंकि हिस्ट्री इतना बढ़िया सब्जेक्ट है जिसमें बहुत मजा आता है। इससे ज़्यादा मजा तो आपको आगे के टॉपिक्स में आएगा, क्योंकि जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत अगर आपको आ गया तो ये जानिएगा कि आप अपने एग्जाम का 40% पोर्शन तो वैसे ही क्लियर कर ले गए, बाकी बचा 60%, उसमें आप धीमे धीमे अन्य सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देंगे, निश्चित रूप से आपका
एग्जाम ब्रेक हो जाएगा। तो कोरोमंडल यानी का यहां पकड़ना है हमको और मा यहां पकड़ना है। का सूती वस्त्र यानी कोरोमंडल यानी कपड़े का व्यापार करते हैं, मा यानी मालाबार मसाले का व्यापार करते हैं। क्लियर हो गया ये बात? ओके। अब हमने यहां पे बताया कि सूती वस्त्र क्यों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका रीजन है। हर सवाल को पूछने का जो भी आपका एग्जाम होता है उसका एक रीजन होता है, क्योंकि सूती वस्त्र जो है भारत में, सूती वस्त्र उद्योग को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाया किसने? वो है डच, यानी कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस किसने दिलाया? डचों ने। तो आपका जो अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछेगा वो पूछेगा कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को या भारतीय कपड़े को अंतरराष्ट्रीय ख्याति किन्होंने दिलाई? तो आपका सीधा आंसर होगा डच भैया। भाई साहब, डचों ने क्या किया था? सूती वस्त्रों को हमारे क्या किया था? इंटरनेशनल ख्याति क्या की थी? इन्होंने दिलवाई थी। अब ये हो गया इनका व्यापार। ऐसा नहीं कि इन्होंने व्यापार में और भी चीजें की। अब जैसे एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि इन्होंने बिहार से, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार से, तो इन्होंने बिहार में पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो बिहार में जो पहली कोठी खोली गई वो खोली गई थी पीपली नामक गांव में, पीपली नामक स्थान पर पहली फर्स्ट कोठी इनकी खोली गई थी पीपली नामक, यानी बंगाल, उस समय बंगाल में था बंगाल। तो बंगाल में आपकी पहली कोठी पीपली नामक स्थान पर खोली जाती है। उसके बाद इस कोठी को चेंज करके बालासोर ले आते हैं। बालासोर है, आधुनिक रूप से इसको हम बंगाल में मानते हैं। तो बालासोर, पीपली से बालासोर। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, हमने यहाँ पे चर्चा कर ली कोरोमंडल, यानी कि इन्होंने कपड़े का व्यापार किया, इन्होंने मसाले का व्यापार किया, इन्होंने अन्य चीज़ों का भी नील का भी व्यापार किया। नील, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने नील का व्यापार किस जगह से किया? नील का व्यापार इन्होंने मुसलीपट्टम से किया। कहाँ से किया? मुसलीपट्टम से किया। अब यहां पर एक चीज और बताएं, पुलीकट में जो इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली उसका कारण क्या था? देखिए, जो पुलीकट में फैक्ट्री खोली, यहां से इनको कुछ चीजें मिली। तो मैंने यही बताया, पैगोड़ा नामक एक स्वर्ण मुद्रा इन्होंने भारत में शुरू की। मुद्रा जारी करने का अधिकार था। तो इन्होंने पुलीकट में जो फैक्ट्री खोली थी, इस फैक्ट्री खोलने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि इस समय आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो शासन था वो मुगलिया शासन था। और मुगलिया शासन में क्या हो रहा था? इस समय विद्रोह भी हो रहा था, क्योंकि कुछ उनकी नीतियां जनमानस के विरोध में हो रही थी। तो जितने विद्रोही थे उनकी शरण स्थली बन गया था पुलीकट। अब दोस्त कौन बनेगा आपका? दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त हो गया। तो इसीलिए इनकी नीति थी कि हम पुलीकट में, जहां पर इन्होंने शरण स्थली अपनी बनाई है, वहां पर हम क्या करें? एक व्यापारिक कोठी खोलें। तो इन्होंने कोठी खोली। तो इन जो मुगल विद्रोही थे, इन विद्रोहियों को यहां पर इन्होंने क्या किया? इनकी भी सहयोग लिया। इसके बाद दूसरी चीज, ये जो मैंने बताया पैगोड़ा नामक जो मुद्रा है, जो सोने की सिक्का है पैगोड़ा नामक सिक्का भी कहां से जारी करते हैं? पुलीकट में। यानी दो क्वेश्चन तैयार हो गए आपके यहां पे देखते देखते। पहला क्वेश्चन कि इनने जो मुद्रा जारी की वो कहां से की? पुलीकट। कौन सी मुद्रा जारी की? पैगोड़ा नाम की मुद्रा। इसके बाद कैसी थी, किस धातु की थी? सोने की थी, स्वर्ण से बनी हुई थी ये पैगोड़ा। और कहां से शुरू किया जाता है? पुलीकट से। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और यहां पे राइज होगा कि इनका जो कारखाना था, यानी मुद्रा छापने का कारखाना किस स्थान पे था? तो आंसर हो गया पुलीकट। अब पुलीकट से तीसरी चीज इनको क्या मिलती है? पुलीकट से इनको इंडोनेशिया और जकार्ता के बारे में जानकारी मिलती है। पुलीकट से ही
डचों को इंडोनेशिया और जकार्ता जैसी जगहों के बारे में जानकारी मिलती है और इनकी दिलचस्पी भारत से हट के कहाँ हो जाती है, इंडोनेशिया और जकार्ता की तरफ हो जाती है। तो ये लोग क्या करने लगते हैं, वहाँ से भी व्यापार करने लगते हैं। अब यहाँ से जो चीज़ पूछी जाएगी कि इन्होंने किन किन चीज़ों का व्यापार भारत से किया, तो वो आप लोग जान लें। तो इन्होंने सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने मैंने बताया नील, दूसरा अफीम, नील, अफीम, सूती वस्त्र और उसके बाद शोरा। अब ये शोरा क्या होता है, ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। नील, अफीम, सूती वस्त्र। नील की खेती का नील का व्यापार इन्होंने कहाँ से किया, मुसलीपट्टम से किया, क्लियर। अफीम, सूती वस्त्र, शोरा। सूती वस्त्र कहाँ से किया, कोरोमंडल के तट से किया। शोरा क्या होता है, शोरा उस समय बारूद बनाने में उपयोग किया जाता था, तो इसका भी इन्होंने व्यापार किया इंटरनेशनल लेवल पे। और मैक्सिमम जो इनका निर्यात होता था वो कहाँ से होता था, इन चीज़ों का वो होता था चिनसुरा से होता था। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछता है कि इन लोगों ने मैक्सिमम जो व्यापार था, अधिक से अधिक व्यापार किस स्थान से किया, तो आपका आंसर होगा चिनसुरा, यानी बंगाल। कभी कभी चिनसुरा नहीं देता है, बंगाल पूछ लेता है। तो बंगाल से इन्होंने क्या किया कि अपने इन चीज़ों का व्यापार किया। अब डच समाप्त कैसे हुए, तो आपको बता दें 1759 में 1759 में एक युद्ध लड़ा गया था बेदरा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1759 में बेदरा का एक युद्ध लड़ा जाता है, और किन किन में लड़ा जाता है, एक तो ये सीधी डेट पूछ लेता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ, और दूसरा पूछता है किन किन लोगों के बीच में हुआ। तो अंग्रेज वर्सेस डच, यानी अंग्रेज और डचों के बीच में 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा के युद्ध में अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछने जाएगा कि इसमें जीतता कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेज इसमें जीतते हैं। और इस प्रकार दोस्तों 1759 यानी 1759 में भारत से डच शक्ति अंतिम रूप से समाप्त हो जाती है, और क्या होती है, अंग्रेजी शक्ति का उदय होता है, और अंग्रेज भारत में अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और इसी के साथ भारत में फिर तो आप जानते हैं जैसे अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों की मोनोपोली बनती है व्यापार में, वैसे ही भारत की दशा और दिशा दोनों बदल जाते हैं। आगे के वीडियो में मैं जैसे ही अंग्रेज शुरू करूंगा बहुत आनंद आने वाला है, आपको बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी वो। तो इस प्रकार मैंने आज आपसे डचों पर चर्चा की, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल इस पर कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझको ऊर्जा देते हैं, और जितनी मुझे ऊर्जा मिलेगी मैं उतना ही बेहतर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता जाऊंगा। और ध्यान रखिएगा ये तीनों नंबर आप याद रखिएगा जीएस स्पार्क के 7267885743, 8737005918, ये मेरा 6307102226 ये हमारा ऑफिस का नंबर है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एडमिन बन सकते हैं। इसके बाद ये मेरा नंबर पर्सनल 7267885743, इस पर आप क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को भेज सकते हैं, ताकि हम उसी हिसाब से मेहनत करके आपको सही डायरेक्शन में दिशा निर्देश कर सकें। और इस नंबर पे आप अपनी सारी समस्याएं आप बताएंगे कि क्या आपको चाहिए और किस रूप में चाहिए, हम पूर्ण रूप से उसी रूप में आपको देंगे, और ऐसा देंगे कि कोई अन्य जगह आपको ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा कर लेता हूं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।